स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. यही करते रहेंगे, इंजीनियरिंग में नहीं करते। Yes, sir. ठीक है जी। Legislative political parties. APC case. Okay, what declaration? वो देख वहां पे मार्कर रखा होगा। चला के देख। जैन ठीक है, दूसरे को चला के देख। है कोई वर्किंग है? ये वाला छोटा है, ये भी है थोड़ी बहुत इंग्लिश।
ये रख दे वहां पे। ये चले ना, मजा नहीं आता। बिरजू बिरजू भैया को कहिए कि इंक डाल के देते हैं। आपने खराब वाला वापस ले लिया था। जो भी दे दिया इंक, कोई नहीं, इंक भैया को बोलते हैं कि इंक डालते हैं। आज हम पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कौन कौन उसमें बंदा था, क्या था, दा दा धा पा नी सा। ये हो गए हमारे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए हैं। अक्षय बुधानिया, थैंक यू। एक मिनट, क्रिप्स मिशन का कुछ देखना है बस। एनीबॉडी रिमेम्बर क्रिप्स मिशन? क्या कुछ है? Good frame their own contribution. Could frame their own contribution. ठीक है, प्रोविंसेस को कह दिया था कि खुद का अपना वो कर लो ना, वॉर के बाद आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। सॉरी, ठीक है, आ जाओ। कुछ ये याद रखना, विल स्टार्ट विद 1917। सबसे पहले द ऑगस्ट डिक्लेरेशन, अगस्त ऑफर था, बोल फिजिकल अगस्त डिक्लेरेशन। ठीक है, 1917 इफ वी कम बैक टू द, जैसे बुक्स में दे रखा है कि सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने उठाया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। हम असेंबली बैठे कि हम करेंगे, फ्रेम बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, इसकी थोड़ी और बैक एंड पे अगर गेम लेके जाएं तो 1917 जब सबसे पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सवाल उठा कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आनी है। क्लियर? 1917 रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मींस अकाउंटेबल टू द पीपल। क्लियर? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट विल स्टे टिल एंजॉय द मेजोरिटी। जैसी मेजोरिटी हटी, खत्म, कोई डाउट नहीं। इसके लिए दिस अगस्त डिक्लेरेशन के लिए दिस डेट इज वेरी फेमस, 20th of August। क्लियर? 1919 में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए। ठीक है, फेमस एक्ट्स हैं 1919, 1935। क्लियर? जिसमें उन्होंने इंडियंस की एसोसिएशन बढ़ाने स्टार्ट कर दी यहां से, और कहा कि भाई आज से 10 साल, आफ्टर 10 years वी विल ब्रिंग अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर यू। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम ला देंगे। क्लियर? उससे पहले ही रिपोर्ट इन्होंने 2 साल पहले ही 1927 में साइमन की रिपोर्ट ला दी गई। कोई डाउट? ठीक है, 2 साल पहले ही ले आए साइमन कमीशन। क्लियर? अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट
डिस्कस हुई 1930 से लेकर 1932 के बीच में आरटीसी में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। 1917 20 अगस्त। ये कहानी तुम्हारे उसके लिए बता रहा हूं, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, बट ये कहानी पीछे से कैसे चली, किताबों में यहां से स्टार्ट है 34 से, ठीक है। 1917 में सबसे पहले सवाल उठा गया कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मीन्स अ गवर्नमेंट विच स्टेज टिल एंजॉय द मेजोरिटी। क्लियर? तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2 साल के बाद वो लेकर आए 1919, जहां पर इंडियंस की एसोसिएशन बढ़ाने स्टार्ट कर दी। क्लियर? और कहा कि आज से 10 साल के बाद हम रिपोर्ट लेते हैं, फिर देखते हैं कि इंडियंस को किस तरीके से इसमें बढ़ाना है। 2 साल पहले ही 29 से पहले ही 27 में साइमन कमीशन आ गया रिपोर्ट लेके, ठीक है। उसको डिस्कस करा 3 आरटीसी में 1930 से लेकर 1932 में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में। क्लियर? 1934 में सबसे पहले एमएन रॉय ने यहां पर कह दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सवाल उठाया, प्रपोज कर दिया कि भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। क्लियर? दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड दैट, ये हम लिखेंगे। इससे ऊपर तक की कहानी ये थी, ठीक है। इसके बाद वाला तो हमें लिखना ही है। 1935 में सरकार लेकर आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। एंड 1935 में सबसे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी ऑफिशियली फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेकर आओ। कोई डाउट तो नहीं? 1935 के बाद अगस्त 1940, जिसको अगस्त डिक्लेरेशन है, दिस कॉल्ड अगस्त ऑफर। 1940 अगस्त ऑफर है ना, यस, 40 इज अगस्त ऑफर, जिसमें यहां पर नेहरू जी ने डिमांड करी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसमें सब इंडियंस ही होंगे, ठीक है। हम अपना खुद का वो करेंगे, हिंदूज वर्ड नहीं है, इंडियंस हियर, राइट। इसके बाद 1942 में वी केम विद द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन वाज द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ द पार्टीशन, ठीक है। एक बार सुन लो पहले कहानी। क्रिप्स मिशन ने कहा, बात तो मान ली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो आप, ठीक है। इस टाइम पे तो 39 में तो वैसे ही वो घबरा चुके थे, बिकॉज जब इंडियन नेशनल आर्मी आ चुकी थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने उसमें आ चुके थे पिक्चर में, तो वैसे ही पता लग गया था कि इसके बाद तो धीरे धीरे करके आजादी की तरफ आना ही है। अब वो था कितनी जल्दी आएंगे, क्योंकि इसके बाद तो ऑफेंसिव अप्रोच यूज होने स्टार्ट हो चुकी थी। 1942 में क्रिप्स मिशन ने कहा कि भाई जो इंडियंस हैं, इंडियंस वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। क्लियर? बट यहां पर साथ साथ जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, प्रोविजनल वो थी जो प्रिंसली स्टेट्स, छोटे छोटे वो जो थे प्रोविंसेस और प्रिंसली, उनको भी कह दिया कि अगर आप अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हो तो आप अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी ला दो। एक तरीके से पार्टीशन होने की उस पर ब्लूप्रिंट खड़ा कर दिया उन्होंने, क्रिप्स मिशन ने। और ये कहा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आफ्टर दैट आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। कोई डाउट इसमें बताओ? ठीक है, क्लियर है? इसके बाद 1945 में इलेक्शंस हुए, 45-46 शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद वेवल प्लान आया इसके बाद, ठीक है। उस कॉन्फ्रेंस में, इसमें इलेक्शंस में जो आईएनसी है वो सबसे ज्यादा 208 सीट्स जीतकर आई, ये लिखेंगे अभी हम। क्लियर? फाइनली 1946 में हमारे पास आया कैबिनेट मिशन प्लान, जिसने फाइनली एक्सेप्ट करा कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने के लिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन आप बना सकते हो, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर्स आए थे, वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कोड वर्ड याद रखना पीसीए, ठीक है, पीसीए स्टेडियम, पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंड्रा लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर,
ठीक है, दिस थिस जिसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया ऑफिशियली, क्लियर। एंड देन 46 के बाद 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 12 मीटिंग्स हुई, ठीक है। एंड उसके बाद 26 नवंबर 1949 वी एंड अप विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद इंप्लीमेंट 26 जनवरी 1950, बिकॉज 26 जनवरी 1929 लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज एक्सेप्ट किया था, इसलिए वो डेट चुनी उन्होंने 26 जनवरी। एनी डाउट? क्लियर? दिस इज हाउ दिस वाज मेड। लिखो। It was in 1934. The idea of Constituent Assembly was put forward by M.N. Roy. By M.N. Roy for the first time. Okay. In 1935, for the first time, INC, Indian National Congress, officially demanded a constituent assembly to frame the constitution. Clear? 1934, 1935. Done. In 1938, J.L. Nehru proposed that Constituent Assembly must be framed without any outside interference okay, without any outside interference and on adult franchise adult franchise 18 साल से ऊपर। Good out. In 1940, that is August offer. In 1940, that is August offer, this demand of Nehru in 1940, that is August offer, this demand of Nehru was accepted by the British government. Here, next. In 1942, Sir Stafford Cripps. In 1942, Sir Stafford Cripps, comma, a member of the cabinet,
a member of the cabinet, came with a draft of the British government on framing of an independent constitution after World War II. After World War II. क्लियर? कि हम इसके बाद बना देंगे, आप अपनी फौज दे दो हमें लड़ाई में, इसके बाद हम बना देंगे। उन्होंने शुरू से लेकर 1857 से लेकर तब तक 1947 तक यही करा है। पहले लड़ाई, फिर एक एक्ट, फिर लड़ाई शांत करने के लिए एक्ट, लड़ाई एक्ट, लड़ाई एक्ट, ये चलता रहा है। 1857 में लड़ाई हुई, 58 का ले आए, ठीक है। उसके बाद जैसे उन्हें लगा कि मुस्लिम और हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं, शौकत अली, मोहम्मद अली, खिलाफत मूवमेंट, 1919 का एक्ट ले आए, ठीक है। फिर 1922 उन्हें लग गया कि गांधी की एंट्री होगी, 1922 में उनको लग गया चोरा चोरी इंसिडेंट 5 फरवरी, ठीक है, ये सब होना स्टार्ट हो गया। तो नेहरू रिपोर्ट आ गई, तो 1927 में साइमन कमीशन रिपोर्ट ले आई कि हम कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। फिर उसको डिस्कस करा लंदन कॉन्फ्रेंस में। फिर इनको देखा कि जब गांधी इरविन का पैक्ट हुआ 1931 में, भगत सिंह वाला 23 मार्च, फिर इनको देखा कि ये तो और रेवोल्यूशनरी होते जा रहे हैं, 1935 का ले दिया एक्ट। 35 के बाद उनको लगा कि अब तो असली खिलाड़ी तो इनका अब आया है, सुभाष चंद्र बोस फौज के साथ, ठीक है, क्रिप्स मशीन भेज दिया, शुद्ध आजादी दे दी। ऑल स्टार्ट सिंस स्टार्टिंग दे हैव डन दिस थिंग। क्लियर? डाउट तो नहीं? 47 में पहुंच गए। क्रिप्स प्रपोज्ड दैट, मैं यहीं पर एक पॉइंट और लिखवा रहा हूं जो हिस्ट्री में लिखवाना चाहिए था, बट यहीं पर तो याद रहता कि क्या कहा गया था। क्रिप्स प्रपोज्ड दैट इंडियंस कुड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। जब इन्होंने इसने वर्ड यूज करा इंडियंस, अब जिन्ना कहता कि भाई, जिन्ना चाहता था कि ये वर्ड यूज करे कि भाई मुस्लिम लीग अपना खुद का कर सकती है, जिन्ना वांटेड दिस वन कि भाई मुस्लिम लीग वर्ड यूज करे कि तभी अलग होंगे वो, ठीक है। He proposed that the Indians could frame their own constitution and gave freedom to provinces to be a separate union. Give क्या लिखा है? क्या पावर लिखा है? क्या लिखा है? Give freedom to the provinces to have separate constitution. So this proposal was rejected by Muslim League. Because a separate constituent assembly. कोई डाउट? ठीक है, डन है। Finally, in 1946, Cabinet Mission Plan. Cabinet Mission Plan, which consisted 3 members. PCA. Lord P. Lawrence, Stafford Cripps, C से, P से P. Lawrence, C से Stafford Cripps, A से Alexander, sorry, A. Alexander. Clear? Cabinet Mission Plan rejected the theory of two separate constituent assemblies. Cabinet Mission Plan rejected the proposal of 2 separate, word here
सेपरेट, वो नहीं कह रहा कि हिंदू की अलग मुस्लिम्स की अलग, ठीक है, क्लियर, एंड अडॉप्टेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली which was more or less satisfied with the Muslim League, which was more or less satisfied with the Muslim League. Accordingly, the first session, this date is important, the first session of Constituent Assembly was held on December 9, 1946. Yes, they met for 11 sessions. They met for 11 sessions till November 26, 1949. Done. 11 sittings. Clear? Star लगा लिखना. But they again met on. हाँ जी. Sir, can you repeat the last line, please? They held 11 sessions till 26 November 1949. जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया. क्लियर है ईशा? Yes, sir. ओके. आकृति है? Yes, sir. Good afternoon, sir. आफ्टरनून. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके. आज तो यो पे आ गई. गुड. ठीक है. देन लगना दे अगेन मेट ऑन January 24 to sign the constitution. This was not a meeting, मतलब वैसे चाय पानी पे आए सारे. They again met on January 24 to sign the constitution. क्लियर है? इसमें से 3 डेट्स अपने काम की पेपर की हैं, याद रखनी है. पहला सेशन दिसंबर 9, ठीक है, 11 सिटिंग्स हुई. 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट, ठीक है. January 26, 1950 came into an action enforcement. Clear है? Good afternoon. हाँ फोर्स करते थे, सिटीजनशिप कर दिया था, करेंगे हम. ओके. नाउ composition of assembly. करूं? A point. The total strength of the assembly was 389. The total strength of the assembly was 389. Out of that, 296. Out of that, 296 were from British India and remaining 93 to the princely states. Princely states, राजा महाराजा वाले, जैसे कि ये जो कि डायरेक्टली अंग्रेजों के उसमें थे, ठीक है, बट इंडिपेंडेंट पावर थी, जैसे जैसलमेर था, पटियाला राजा, ये सब थे. और प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, ठीक है, ये सब टॉर में थे. इनको सबको जोड़ने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है. नहीं तो फिर देयर वाज अ टर्म कॉल्ड बाल्कनाइजेशन. बाल्कनाइजेशन टूटना,
हम सारे टूट जाए अलग अलग, ठीक है, सेपरेट। इन सबको जोड़ने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबकी फिर अपनी अपनी दिक्कतें थी और ईगो थी कि हम अलग नहीं होंगे। ये कुछ जैसे फॉर एग्जांपल हियर 93 में से 90 तो मान ही गए थे, 3 ने दिक्कत शुरू करी। ऐसा टोटल तो बहुत सारे थे, 552 थे, 549 मान गए, मान क्या मनवाए, सॉरी द राइट वर्ड इज, ठीक है, मनवाए अलग अलग तरीके पे। जैसे फॉर एग्जांपल सॉरी, ये जहाँ पे इसकी शादी हुई थी ना, क्या नाम है, प्रियंका चोपड़ा की, जोधपुर वाला वो फोर्ट वगैरह, ये सब वही फोर्ट थे जो पहले प्रिंसली स्टेट्स के वो थे, बाद में दे गॉट कन्वर्टेड इनटू दीस फैंसी फोर्ट्स। राजस्थान के मैक्सिमम जितने भी बने हुए बड़े बड़े महल टाइप, ये सब इसी वही थे प्रिंसली वाले, ठीक है। तो जैसे ये अरावली आ गया, ठीक है, ये इधर पे जितने जैसलमेर और ये सब, ये इनका ट्रेड चल रहा था अच्छा उधर, है ना। तो उसके बाद ये थे कि भाई ये उसने क्या कहा था कि या तो आप इंडिया के साइड आ जाओ, या पाकिस्तान, या इंडिपेंडेंट, 3 ऑप्शन दिए थे ना। तो ये इंडिपेंडेंट रहने के लिए तैयार थे कि हमारा अच्छा ट्रेड चल रहा है, हम क्यों आए खुद के वो सब कुछ। तो वल्लभ भाई पटेल इन सबके लिए, ये इधर वाला पार्ट हो गया जितना वेस्ट राजस्थान, ये गुजरात, इनके लिए वल्लभ भाई पटेल ने इनको सबको खुश कैसे करा, यहाँ पर कांडला पोर्ट इंडिया में ला दिया। अभी सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कांडला पोर्ट है कि भाई तुम यहाँ से ट्रेड करो जहां करना है तुम्हें, क्योंकि पता था ये वाली बेल्ट सारी सारी मारवाड़ी बेल्ट गुज्जूस को टक्कर नहीं बिजनेस में, इनके लिए रखा हुआ है। क्लियर, पूरे पूरे वर्ल्ड में 2 बंदों को टक्कर नहीं है, गुज्जूस और ज्यूस, जीजे, कोई इनसे टक्कर नहीं ले सकता। माइंड इन द गेम ऑफ बिजनेस, इन द पॉजिटिव सेंस आई एम सेइंग दे हैव अ गुड, इसलिए देखना ये दोनों नहीं आत्माएं। एक तो आपके सामने ही है मोदी जी, तो नहीं आए, एंड देख रहे हैं मोदी जी और इजराइल की दोस्ती और ज्यादा अच्छी होगी जब से ये है, क्योंकि ज्यूज समझा रखा है, पूरे पूरे ज्यूज पूरे चारों तरफ से मुस्लिम से घिरे हुए हैं, फिर भी नहीं समझा पा रहे मुस्लिम से ने, ये चीजें हैं, ठीक है, छोटी सी चीज है, कंट्री है, समझा रखा है ना, सब पूरे वर्ल्ड को समझा रखा है। इजराइल के मैक्सिमम बंदे अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन में, अमेरिका इनसे कुछ नहीं कह पाता, बाकी तो चलो क्या ही कहेंगे। अमेरिका वैसे भी कुछ इतना स्ट्रांग नहीं है जितना उन्होंने हाइप बाहर दिखा, वो शुरू में जिसको नहीं पता होता वो होता है, ठीक है। तो गुज्जूस और ये इनकी टक्कर लेनी आसान नहीं है, पूरे वर्ल्ड में दे आर फेमस, ठीक है। तो इनको कांडला पोर्ट दिया, चल कि भाई फिर लाहौर क्या हुआ कि भाई ये पोजीशन तुम रख लो, कांडला पोर्ट इधर पे कर दो, ठीक है, इधर को आ गया। बस 3 प्रिंसली स्टेट्स ने तंग करा। नंबर 1 जूनागढ़, which is famous for the white lines, loin sanctuary, famous, very well, पूरे एशियाटिक लॉइंस बड़े फेमस हैं यहाँ जूनागढ़ के, ठीक है। गिर नेशनल फॉरेस्ट गुजरात इधर। सेकेंड प्लेस हैदराबाद के निजाम ने बड़ा तंग करा। हैदराबाद की प्रॉब्लम ये थी, लोग हिंदू थे, रूलर मुस्लिम था। जेएनके में लोग मुस्लिम थे, रूलर हिंदू था, हरि सिंह का ऑपोजिट गेम चल रही थी समझाने की, ठीक है। हैदराबाद बिल्कुल ये भी रेडी नहीं था, ठीक है। इनको पुलिस एक्शन से लेकर आए, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, जिससे ये इंडिया में मिला दिए गए। तीसरे धुरंधर यही बचे थे जेएनके वाले ने। यहां पर हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एक डॉक्यूमेंट साइन करे कि हम इंडिया, पहले तो ये पाकिस्तान की तरफ भी नहीं जा रहे थे, डिसाइसिव नहीं हो पा रहे थे। जब इनको लगा कि पाकिस्तान अटैक कर रहे हैं के ऊपर, देन दे टॉक विद हर, उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि भाई हम ये करा, बट विल हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 में लिखवा दिया
टेम्परेरी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द जम्मू कश्मीर, ठीक है, दे विल हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। यहीं से समझा देता हूँ पार्ट, अभी गेम कनेक्टेड है, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये तीनों चीजें पता हो, जूनागढ़ रेफरेंडम करवा के इंडिया में ला दिया, क्लियर। हैदराबाद ऑपरेशन करना पड़ा, ऑपरेशन पोलो। कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अगर कश्मीर में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना तो डेट मीन्स वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनी होगी, जैसे हमारी बनी है पूरे संविधान की, जो 34 से चल रहा था अब तक, कुछ उन्होंने बनाई होगी, ठीक है। 1957 में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ला दिया कि खुद के कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर नहीं लगेगा, क्लियर। तीन चीजों के अलावा फॉरेन पॉलिसीज हो गई, कम्युनिकेशन, डिफेंस। ये नहीं कि जम्मू कश्मीर खुद ही वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन की कोई भी कुछ, डिफेंस सब भारत सरकार के पास रहेगी, क्लियर। इस पे आप बीच में नहीं आओ। मोस्ट कंट्रोवर्शियल इन्होंने जम्मू कश्मीर में क्या करा कि इन्होंने खुद के एक आर्टिकल जोड़ दिया 35A। 35A मतलब वहां के लिए स्पेशल सिटीजनशिप, कि अगर वहां की लड़की कोई भी बाहर आउटसाइड स्टेट मैरिज करती है तो उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी, बट अगर वो लड़की ऊपर पीओके वाले रीजन में शादी करती है तो उसकी सिटीजनशिप नहीं जाएगी, क्लियर। पहले ही अपने आपको अलग दिखा रहे थे, तो डन। उसके बाद ये 35A के साथ वहां के लोगों को स्पेशल प्रोविजंस मिलेंगे जम्मू कश्मीर, एक सेपरेट वन। बाहर का बंदा वहां लैंड नहीं खरीदेगा, ठीक है, बाहर का बंदा वहां के लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर शादी कर ली बाहर आउट ऑफ द स्टेट्स तो वैसे चली जाएगी आपकी, क्लियर, कोई डाउट नहीं। आर्टिकल 370 में लिखा हुआ था, क्योंकि 12 से लेकर 35 तक देखो आप क्या थे, फंडामेंटल राइट्स। मैंने 35 से नहीं लिखवाया ना, क्योंकि 35A अगर ऐड करना था तो संविधान में चेंज होता, संविधान इनके ऊपर लग नहीं रहा, तो कहा कि भाई प्रेसिडेंट, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन था कि प्रेसिडेंट कोई भी अपना ऑर्डर निकाल के, दैट इज प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाल के कोई भी पार्ट ऐड कर सकता है संविधान में जम्मू कश्मीर के लिए, क्लियर। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया 1954 सबसे पहले, जिसने ऐड करा, फिर ये इसको अमेंड करते रहे और कहा कि आर्टिकल 370 में लिखा, दीज आर द टेम्परेरी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू जम्मू कश्मीर। कोई डाउट तो नहीं यहां तक। टेम्परेरी मतलब कभी भी हटाए जा सकते हैं, हटाएगा कौन, वो हिम्मत किसी की नहीं अब तक, क्लियर। उस पे क्या लिख दिया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मतलब एक पीस ऑफ पेपर, राष्ट्रपति ने ऑर्डर निकाल दिया कि इसके ऊपर ये लगेगा, इसलिए 35 के साथ 35A जुड़ा रहा, किसी को पता भी नहीं लग पाया, ठीक है। 35A स्पेशल प्रोविजन फॉर द सिटीजनशिप ऑफ सिटीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर। कोई डाउट नहीं, उनकी नौकरी में, इनमें, उनमें जो भी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे हमारी दिसंबर 9 1946 इसके बाद खत्म हो गई संविधान बनाने के बाद, ऐसी उनकी 57 में संविधान बनने के बाद असेंबली खत्म हो गई, क्लियर। वो ये लिख गए कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ठीक है, वो ही इसको हटा सकती है। जब तक आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से नहीं पूछोगे तब तक आप स्पेशल प्रोविजन जम्मू कश्मीर के जो हैं दे रखे हैं, इनको नहीं हटा सकते, क्लियर। अब वो जब भी कोई कहता था 370 की बात चलती थी तो वो कहते थे जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1964 या 54 में 64 समथिंग में 57 में खत्म हो चुकी है, तो पूछे किससे, बात खत्म हो गई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हट सकता 370, सबको ये लगता था। यहां तक कोई डाउट तो नहीं, ऑनलाइन में समझ में आ रहा है ना। यस सर। ओके जी, Yes, sir. ओके, ठीक है, यहां तक बात खत्म होगी। अब भारत सरकार के अब जो आया उसको देख के तुम्हें खुशी मिलेगी बड़ी, यहां तक डाउट क्लियर। अब यहां पर अमित शाह जी ने और मोदी जी ने क्या करा, पहले 2014 से 18 15 2015 में इलेक्शन हुए वहां,
ठीक है, किसी की सरकार नहीं बन पाई। क्लियर। अब 2015 में पीडीपी मुफ्ती को सपोर्ट बीजेपी ने करा और कहा कि हम सरकार बनवा देते हैं। सरकार बन गई। जम्मू कश्मीर में 6 साल के लिए टर्म होती थी स्पेशल, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीफ मिनिस्टर 6 साल रहेगा। भाई ये फैसला हुआ 3 साल तुम्हारा 3 साल हमारा। क्लियर। तो सरकार ने 2018 में 19 में सॉरी 18 में सॉरी 18 19 तो बाद आया 18 में हाथ पीछे खींच लिया बीजेपी ने। ठीक है, टूट गई तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए जैसे आम होता है। अब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन डायरेक्टली नहीं लगता था, वहां पर पहले जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा फिर भारत सरकार का लगेगा। जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पहले वहां पर गवर्नर रूल लगेगा। ठीक है, अगर गवर्नर रूल ये कहता है कि भाई 6 महीने तक भी अगर गवर्नमेंट रीस्टोर नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही कंडीशन वहां की, तो भारत सरकार भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राष्ट्रपति शासन 356 आर्टिकल राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। कोई डाउट नहीं। पर डायरेक्टली आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे नहीं लगा सकते थे, तो गवर्नर रूल लगाया, 6 महीने तक वेट करी, 6 महीने तक वेट नहीं हुआ, फिर ये लगा दिया। ठीक है, आर्टिकल 356। तो उसका रूल खत्म हो गया। अब जम्मू कश्मीर का गवर्नर अपना बंदा भेज ही दिया था उन्होंने वहां पे, मलिक। ठीक है, अब 356 आर्टिकल का मतलब है राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है कि स्टेट की गवर्नमेंट सेंटर के हाथ में आ गई, राष्ट्रपति के हाथ में आ गई, गवर्नर विल हेल्प। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या था कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट, अभी तक बोन ऑफ कंटेंशन क्या चल रही थी, भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बिना पूछे आप ये प्रोविजंस नहीं हटा सकते। ठीक है, सरकार ने सबसे पहले क्या यूज करा, एक आर्टिकल है आर्टिकल 367, उसमें सारे वर्ड्स लिखे हैं कि if I say scheduled caste, then what is the definition of this? This, तो what is this? What is this करके सरकार ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड की जगह वर्ड चेंज करवा दिया राष्ट्रपति से लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे मेन खेल यही था। क्लियर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड चेंज कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब राष्ट्रपति जी के पास अमित शाह जी पहुंचे कि जी सबसे पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था 1954 का। ठीक है, आप ऐसा करो इसको चेंज करके एक नया ऑर्डर निकालो, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019। आपके हाथ में पावर है। ठीक है, बट उसमें आपने लिखा हुआ है कि भाई जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बोलेगी आप ये स्पेशल प्रोविजंस नहीं ला सकते। ठीक है, बट बोला कि आज से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम हमने चेंज कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। कहता ठीक है जी। बोलता जी जम्मू कश्मीर में जाओ उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछो तो। कहता जी वहां पे सरकार पहले ही भंग है, सरकार नहीं कराई है, भंग होगी। अच्छा ठीक है, तो बोला भंग है तो किससे पूछोगे आप, गवर्नर से। गवर्नर कहता है जी यहाँ पे लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रपति के पास पूछ, राष्ट्रपति मतलब सरकार के पास तो पहुंच ही गए थे अमित शाह जी। तो जी कहा कि जी हमने लेजिस्लेटिव असेंबली के पास बिल भेजा था, वहां पर असेंबली थी ही नहीं, वापस आ गया बिल, अब आपके हाथ में है, आप ऐसा करो इसको रिप्लेस करके ये ऑर्डर निकाल दो। जैसे आपने यहाँ पे 35A लगाया था, ऐड किया था, ऐसे अब इसको यहाँ से रिमूव कर दो। एक झटके में रिमूव कर दिया, वो देखते रह गए। अब ये इतने सालों से किसी और कोई क्यों नहीं कर पाया, वो यहां लड़ते रहे कि जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो भंग हो गई है, तो पूछे किससे। तो इन्होंने उसका सोल्यूशन निकाला, इसकी जगह वर्ड कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, कि भाई आज से इसका मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ठीक है जी, विधानसभा से पूछ लो कि जी हटाना कि नहीं। कहते जी विधानसभा तो वहां पे है ही नहीं, वहां पे तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन का मतलब कि सरकार के हाथ में पावर है जी। हमने राष्ट्रपति जी को बोला कि जी आप ये लाओ और ये चेंज करता हूं। क्लियर, ये कोई और भी कर सकता था, करना चाहता तो कोई इंटेंशन थी नहीं। ये छोटी सी पॉलिटी तो सबको पता होगी, इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं आईएएस अफसर, बट किसी की इंटेंशन नहीं थी। दे वांटेड टू डू, दे फाउंड अ वे।
कि जब ऐड हो सकता है, क्योंकि उस पर लिखा था देयर आर द टेम्परेरी प्रोविजंस, दैट मींस प्रेसिडेंट कभी भी एक ऑर्डर निकाल के उसे हटा सकता है। इन्होंने ऑर्डर लेकर हटा दिया। क्या था क्लियर? दो, वो बैक टू बैक 3 बिल लेकर आया था, इतनी देर में वो 2 पढ़ रहे थे, तीसरा ले आया था हमेशा। आज 2 पढ़ने भी नहीं दिए थे, तीसरा भी आ गया। तीसरा बिल, अब लड़ाई हुई कि ठीक है आपने हटा तो दिया, अब आप इन्हें अलग अलग भी कर रहे हो, यूटी भी बना रहे हो। आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, कोई भी नया स्टेट बनाना है, ठीक है, या यूटी बनानी है, तो उस पर सेंटर क्या करता है, स्टेट के पास बिल भेजता है, सॉरी स्टेट सेंटर के पास बिल भेजता है, ठीक है, उस कुछ भी करके, वेरी सॉरी, सेंटर स्टेट के पास बिल भेज रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स में, ठीक है, कि भाई ये चीज हो रही है। स्टेट फिर वापस भेजता है राष्ट्रपति के पास, बट उसमें राष्ट्रपति बाउंड नहीं है, बट स्टेट के पास जाता है कि भाई ऐसा हो रहा है। कॉफी, आई नीड कॉफी, डन, क्लियर। अब यहां पे जब राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के पास भेजा कि भाई हमें तुम्हें तोड़ के यूटी बना रहे हैं, तो है कौन वहां पे सरकार? कोई भी नहीं बैठा, गवर्नर साहब बैठे हैं, गवर्नर साहब ने साइन करके ठीक है साहब वापिस आया। थर्ड बिल आया कि हम जम्मू कश्मीर को 2 भाग में तोड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर एंड द लद्दाख, तोड़ दिया। दिस इज द 3 bills. This is how they removed 370 within 15 minutes. The single slot जहां गेम थी this, जिसके 1950 से वो इस जोश में रह रहे थे कि भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, तो हम किससे पूछें? तो इन्होंने पूछने का पूरा मौका दिया है कि लो इसका मतलब ये है, क्लियर। और वो भी सरकार खुद ही टाइम पे आके तोड़वा भी दी, पहले प्रॉपर तोड़वाई, गवर्नर रूल लगवाया, 6 महीने तक वेट करी ताकि भारत का संविधान लगे, फिर भारत का संविधान लगवाया, ठीक है, ताकि कोई भी पूछे कि भाई वो तो फिर कह सकें कि भाई वहां पे सरकार नहीं है, सरकार नहीं है तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मीन्स द गवर्नमेंट, ठीक है। पूछा, प्रेसिडेंट को कहा आप ऐसा करो, इस ऑर्डर को हटा के ये ऑर्डर निकाल दो नया, कि अगर उस ऑर्डर से आप ला सकते हो, उसमें लिखा हुआ है कि भाई प्रेसिडेंशियल अपने ऑर्डर से ला सकता है, तो लो ऑर्डर से फिर आप ये भी कर दो। बट ये था कि ये ऑर्डर तब ला सकता है जब वो असेंबली से पूछेगा, असेंबली थी नहीं, निकाला दिया, राष्ट्रपति ने निकाल दिया। अब जब ये नया बनेगा स्टेट, जिससे भी बनने वाला है बस 1-2 महीने में, तो आर्टिकल 3 यूज होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, स्टेट हो गया। लद्दाख कह रहा है 6 शेड्यूल में आना, दिस इज ऑल। अब इस 35 पे बहुत दिक्कत हो रही थी, 35 पे उनके खुद की सिटीजनशिप चल रही है, एक देश में 2 झंडे चल रहे हैं, मजाक बना रखा था, 2 झंडे चल रहे हैं, अपने चला रहे हैं। अब्दुल, ये इसका फादर जो अमित शाह का एक सबसे अच्छी चीज मुझे लगता है, ही डू अ वेरी गुड होमवर्क। मैं तो उस दिन पूरी 5 घंटे सुनी थी उसे लाइव, वो होमवर्क इतना क्लासिक करता है। उसने कहा कि जी आप ये ऐसे कैसे कर सकते हो असेंबली वाला, तो 1960s के टाइम पे नेहरू जी ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूछ के ऐसे काम करवाए थे, नए नए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अपने आप से, सारे फिगर ले आए वो। जैसे भी कल चल रहा है ना बवाल, इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जो जनवरी में रिटायर हुआ उसको गवर्नर बना दिया, नाजिर को, है ना, तो इन्हें उठा दिया सवाल कि जी आपने इससे पहले तो बनाया उसको रंजन को, क्योंकि रंजन ने वो दी थी जजमेंट राम मंदिर पे, तो जी आपने उसको भी बना दिया एमपी, इसको गवर्नर बना दिया। तो ये उठा लाए, सबसे पहली जस्टिस बीबी, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसको नरसिम्हा राव ने उड़ीसा गवर्नर बना दिया था। तो ये होमवर्क करके तो ये भी पूरा आते हैं, दे दिया उन्होंने पूरी लिस्ट कि ये आपने भी बनाए थे। पॉलिटिकल गेम सारा, ये वाला गेम कितना ही हो, मैं इनकी इस पे इज्जत करता हूँ। ये स्टेप उठाना मतलब बहुत तगड़ा होमवर्क पिछले 3 साल का, कि कब कब पुलिस लगानी है, दंगे होंगे, कैसे कैसे पहले ही कंट्रोल कर देना है, पहले इसलिए पहले आर्मी खड़ी कर दी कि बवाल मचना है। क्योंकि जो अभी तक वो सारे लीडर, मुफ्ती मोहम्मद मुफ्ती, ये सब क्या कह रहे थे, 370 कैसे हटा सकते हो आप, असेंबली नहीं है। उमर अब्दुल्ला कहता था असेंबली नहीं है, तो उमर अब्दुल्ला को नहीं पता था कि ये वर्ड चेंज करके हो सकता है चाहे तो सरकार, बट उन्हें पता था कि कांग्रेस गवर्नमेंट है, विल नेवर डू, ठीक है, करने को तो ये दिमाग सबको ही पता था। अब आपको मैं पॉलिटिक्स पढ़ा दूं तो आप में आ जाएगा दिमाग, उन पे तो हमसे एक स्टेप आगे बैठा था।
ठीक है, बट नोबडी ट्राइड, दिस मैन ट्राइड। बहुत बोल्ड स्टेप है। 2 झंडे चल रहे हैं। सबसे पैथेटिक बात तो ये थी कि ये लड़की पीओके में शादी करेगी तो सिटीजनशिप नहीं जाएगी। थोड़ा सी इधर को आ गई, दिल्ली में कर ली, चंडीगढ़ तक पहला रीजन मतलब आउट ऑफ जम्मू कश्मीर गई। वहीं का बंदा लैंड ले सकता है, ठीक है। वो 35 सब इन्होंने अपने ही रूल लगा रखे थे, तो इन्होंने सब अंत कर दिए। 5 अगस्त 2019। हाँ, डिफरेंस क्या है? 356 होता है जब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी खराब हो गई, जैसे अब हुई, सरकार नहीं बन पा रही। 365 जब स्टेट सेंटर की डायरेक्शंस को नहीं मान रहा, जैसे केजरीवाल नहीं मान रहा बाई चांस, उसका यूज सरकार जान के नहीं करती क्योंकि उससे गलत इंप्रेशन चला जाएगा। आज अगर उसको हटाना चाहें, मान लेते हैं केजरीवाल को, 365 यूज करना शुरू कर दें, बट उससे हो जाएगा कि ये तो ऑटोक्रेटिक है, कुछ भी कर रहे हैं, इसलिए they will never use. But the exact word is 365 when the state fails to comply with the directions given by the center. That is called this. 356 कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी खराब हो गई, सरकार चली गई, बीच में नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, ठीक है, किसी की मेजोरिटी नहीं आई, कुछ और हो गया, जो ब्ला ब्ला ब्ला, जैसे इसमें JNK में हुआ था। क्लियर है? ठीक है, आगे कल करते हैं। इस बहाने थोड़ा सा JNK तुम्हारा क्लियर हो गया ना दिमाग में। तो अभी एट प्रेजेंट इफ समबडी आस्क कि व्हाट इज द 370 हैज बीन अबॉलिश्ड, इट इज नॉट अबॉलिश्ड, इट इज डी-ऑपरेशनलाइज। एग्जैक्ट वर्ड इज डी-ऑपरेशनलाइज, कि भाई जो उसके प्रोविजंस थे वो डी-ऑपरेशनलाइज कर दिए सरकार ने, ठीक है। 370 तो वहीं के वहीं लिखा हुआ है संविधान में। अबॉलिश का मतलब था खत्म। स्पेशल प्रोविजंस हैज बीन डी-ऑपरेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, भाई वो आज से नहीं लगेंगे। 5 अगस्त 2019। आकृति यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ तो बीट करके बनाइए कॉफी। ईशा Clear है sir. हाँ नींद में है तो, No sir. ये भी नींद में है। दिस वन कॉलेज से लेट आया क्या? कॉलेज से मैं कहती इंटरेस्टिंग कहानी सुन नहीं रहा तो। पॉलिटिक्स में मजा बड़ा आता है, एक बार हाँ घुस जाए ना अगर। हैं एडिक्टिव है पॉलिटिक्स, और एडिक्टिव है। मुझे तो इतना मजा आता है। हाँ पॉलिटी में मजा आता है, मैंने पॉलिटिक्स में भी, मतलब वो इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छी लाइन आई थी कि पॉलिटिक्स इज, बताई थी ना मैंने, ऑलवेज प्रेग्नेंट, पॉलिटिक्स इज ऑलवेज प्रेग्नेंट विद मेनी पॉसिबिलिटीज। Excuse me sir. कुछ भी हो सकता है। हाँ जी सर एक डाउट था कि हाँ। जो डिलिमिटेशन एक्ट होता है वो क्या होता है, लाइक डिलिमिटेशन देख कैसे है? जो delimit, जम्मू एंड हाँ जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिट, ये 4 Yes, है। sir. अभी हम कह रहे हैं कि भाई हर 10 लाख पे एक MP आएगा, ठीक है, एक MP रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिलिमिट करनी है। पहले जम्मू कश्मीर के अंदर ही लद्दाख था, पूरा इकट्ठा था, अब खाली जम्मू कश्मीर रह गया। तो अब जम्मू कश्मीर में ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट कर रहे हैं कि कितने कितने बंदों के लिए एक MLA होगा, ठीक है। तो टोटल सीट्स आ रही हैं आई थिंक 114 समथिंग, डन। तो अब 2 रीजन हो गए, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू तो इनका ऑलरेडी पहले भी जीतते थे, लद्दाख पहले भी जीतते थे, हिंदू वाले मार कहां खाते थे? कश्मीर में। तो इस बार शायद में भी, क्योंकि इस बार हिंदूज की सीट्स ज्यादा हो जाएंगी, इससे जम्मू कश्मीर में हैव अ फर्स्ट हिंदू चीफ मिनिस्टर एवर। उसी की तो ट्राई कर रहे हैं, कह रहे हैं। डिलिमिट समझ में आ गया? सीट्स को वो करना डिलिमिट, कि भाई 10 लाख पे आपको मेक श्योर करना है कि भाई एक MP रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर वो डिलिमिट कर रहा है कि भाई ये वाली सीट रिजर्व रखनी है फॉर द SC, ठीक है, रिजर्व्ड सीट, डन। सो डिलिमिटेशन कर रहा है। वो ही पिछले 1 साल से उन्होंने बिठा रखा है कि किस तरीके से सीट्स डिलिमिट करनी है, क्योंकि डिलिमिटेशन पे तो सब कुछ डिपेंड है, कौन सी सीट किस किस एरिया में जारी होगी।
पॉलिटिक्स तो वही खेलनी है। समझ में आ गया? यस सर। अब पता है कि जो हिंदी पॉपुलेशन वाली अगर ये डिलिमिट कर दी, पता है यहाँ तो जीतना ही है। तो अब उस पर शायद सीट्स हुई हैं 114 समथिंग, उस पर अब चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन होगा। मे हैव द फर्स्ट हिंदू, क्योंकि इन्होंने खेल कितना तगड़ा खेला है। जम्मू तो इनके पास पहले ही है जीत, ठीक है। जो लोग खुश नहीं होंगे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग खुश भी तो नहीं, 317 हट गया भाई रीजंस के। तो कांग्रेस का जो बंदा था, ये दिस इज आजाद, क्या नाम है उसका, जो इनका बड़ा तगड़ा वो था, लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस का, अपनी पार्टी में डाली उसने। चेक करिए यार, आजाद तो है उसका नाम, उसका पहले का नाम याद नहीं आ रहा, बहुत फेमस लीडर है। लिख दे आजाद कांग्रेस लीडर, गुर है गुलाम नबी आजाद, फेमस लीडर कांग्रेस का। वो तोड़ दिया अपने, उसने अलग पार्टी बना ली। तो इनको पता है कश्मीर वैली में मुस्लिम्स हैं, वो इनके फेवर में, वो लेके आएगा। जो 370 से पहले खुशियां वो तो वैसे इनके फेवर में, ठीक है। उसके बाद एक तुमने अगर 2-3 साल पहले देखा हो तो एक लड़का था यूपीएससी में टॉपर है उनका वहां का, दैट इज यूपीएससी का टॉपर था लड़का, फर्स्ट रैंक था जीएनके से, ठीक है। उसके बाद वो खूब इनके अगेंस्ट लिखता था, पोस्ट छोड़ दी थी उसने अगेंस्ट लिखने में, ठीक है। अब इसको दोबारा से वो शेफ फैसल, ठीक है, उसको अपने पास ले आए। अब उसने वहां पे पूरे जितने भी यूथ था, इस पूरे यूथ को इन फेवर ऑफ ये बता दिया कि भाई हाँ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आर्टिकल 370। तो कश्मीर वैली जीतने के लिए वैसे ही इन्होंने सारे जाल बिछा दिए। और उसके बाद वहां पे कंपनीज लानी शुरू कर दी, ग्रोथ लानी शुरू कर दी, क्योंकि जम्मू के लोग तो पहले भी खुश थे कि 370 हटे, बिकॉज 370 के कारण बाहर की कंपनीज वहां आ नहीं रही थी डर के कारण, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी? कश्मीर में। 3 पार्ट थे, जम्मू, कश्मीर, लद्दाख। लद्दाख पहले ही खुश था, आज भी खुश। जम्मू पहले भी खुश था बिकॉज हिंदू पॉपुलेटेड था। लड़ाई ये हो रही थी कश्मीर वैली जट, इन दोनों साइड तो बीजेपी पहले भी जीत रही थी, यहाँ आ रहे थे। एंड एवरी टाइम द सीएम कम्स फ्रॉम कश्मीर वैली, ठीक है। क्योंकि जम्मू तो कहते थे कि यहाँ पे फैक्ट्री लेकर आओ, बिजनेस आए, ठीक है। नाउ थिंग्स विल चेंज स्लोली एकदम से तो नहीं होंगे, टाइम लगेगा, क्योंकि ये 50 के बाद 2019 में स्टेप उठाया, तो उसके लिए ठीक है। ओके जी।
और आज नहीं, आज तो मजा कॉलेज आने का है। आकृति, am I audible? आज गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो? निकलो। क्वालिफाई करा दूं? क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। रिटर्न नहीं है चीज, रिटर्न से आगे भी बहुत कुछ है। अगर मैं तुम्हें अपना बताऊं ना, मैंने तैयारी शुरू क्यों की थी, तो मेरा तैयारी करने का मतलब ऐसा था कि इंटरेस्ट तो था ही फौज में, और भी बहुत सारे करियर्स थे। there were two main reasons कि why I opted कि मतलब I should also prepare for defense exam. One was कि जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने ना सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर था ना, थर्ड सेमेस्टर, उसमें हल्ला मचाया कि तीसरे साल में क्या होता है, MBA कर सकते हैं। मेरी डिग्री है इकोनॉमिक्स में, बैचलर्स। तो हम सब ने क्या किया, हम सब ने ना इकट्ठे एडमिशन ले ली MBA के लिए, कोचिंग कैट की ट्रेनिंग के लिए। सबने 50-60 हज़ार भर दिए। मेरे को सिलेबस भी नहीं पता कि कैट में आता क्या है, बस कैट करना है, ठीक है। सब कुछ बसा लिया कि मन में कैट करना है। और जब कैट करने के लिए पहुंचे तो इंग्लिश की क्लास लगी, बहुत बढ़िया, इंग्लिश ठीक थी। फिर लगी मैथ्स की क्लास, फिर ना एक हफ्ता लगी मैथ्स की क्लास, मतलब जीके की क्लास लगी नहीं थी। तो पता लगा कैट में जीके आती नहीं है, ठीक है। मैं 2 महीने वहाँ पे कोचिंग ली, सिर्फ मैथ्स, और वो ना स्पीड बने ना कुछ बने, ठीक है। और रिदम टूट गई। तो एक कारण तो ये था कि MBA नहीं कर सकते, और अगला ये था कि अगर मैं इकोनॉमिक्स में कंटिन्यू करूं तो इकोनॉमिक्स में कंपटीशन बहुत है। अगर एक्चुअल में जॉब चाहिए इकोनॉमिक्स करने के बाद, तो पहले करो MA के बाद करो UGC नेट के बाद करो JRF, तब जाके थोड़ा पैसे मिलना शुरू होंगे। और JRF के बाद करो 4 साल की PhD, और उसके बाद फिर से एग्जाम दो, तब जाके तुम लगोगे असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। ये रूट मेरे को बहुत लंबा लगा। फिर ना मेरे दिमाग में आया कि जीके में इंटरेस्ट है, तो जीके के अंदर जीके पढ़ते हैं, और जो पेपर जीके से होता है वो कर देंगे। तो जीके पढ़ना शुरू करिए, CDS का पेपर भर दिया, हुआ ही नहीं। बिना पढ़े हुए तो कहाँ से होगा। फिर अगली बार फिर से दिया CDS का पेपर, इस बार पढ़ के दिया था। और जब ये मेरा पेपर नहीं हुआ था, उस टाइम कट ऑफ गई थी OTA के 69, ठीक है। और जब मैंने अगली बार CDS दिया तो मेरे नंबर आए 79। मैंने हर जगह हल्ला बता दिया कि मेरा हो गया, ठीक है। और उस साल कट ऑफ गई 85, फिर रोना निकल गया। अब बात ईगो पे आ गई, ठीक है। ईगो पे तो आनी थी बात, क्योंकि MA का सेकेंड ईयर होने वाला था शुरू, और जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा था, और मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच चुके थे।
फिर आउट ऑफ ईगो जब थोड़ा सा जलना शुरू हुई तो उसके बाद जाके सीडीएस ना एक बार सितंबर में होता, पहले भी बीच में एक बार सितंबर में होना शुरू हो गया था, फिर नवंबर में शिफ्ट कर दिया और फिर सितंबर कर दिया उन्होंने। तो तब मेरा पहली बार पेपर क्लियर हुआ था, तब मेरी ईगो पे बात आ गई थी। तो कहाँ चले थे और कहाँ पहुंच गए थे। और मेरे को लगा था कि इसके बाद रिटर्न निकल गया था, फिर तो आसान है, कुछ नहीं है। मैं 7 एसएस भी दे चुका हूँ, ठीक है, और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम गलत अप्रोच लेके चलोगे तो नहीं होंगे, अगर सही पॉजिटिविटी लेके चलोगे तो हो जाओगे। ये है, एसएस भी जितना मुश्किल है उतना ही आसान है, ठीक है, जितना मुश्किल है उतना ही आसान है। आप सोच के देखो कि अगर वो एक छोटे से बच्चे 12वें साल के बंदे को अफसर बना सकते हैं, तो एक वेल लर्नड ग्रेजुएट को अफसर नहीं बनाएंगे, वो बना देंगे, लेकिन उनकी अपेक्षाएं थोड़ी सी हाई होती हैं। बस पूरी कर दो, हो जाओगे रिकमेंड। वी वर डिस्कसिंग अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। देखो मोटिवेशन ना, इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मोटिवेशन 2 तरह की होती है। एक होती है पॉजिटिव, भाई पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, ये मिलेगी, ठीक है, और दूसरी होती है नेगेटिव, कि अगर नहीं हो तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं उस पर जरा विश्वास करता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव का क्या है, पॉजिटिव तो मतलब थोड़ा टाइम काम करेगी, लेकिन नेगेटिव डर पैदा करेगी, और कभी कभी डर बहुत काम करवा देता है। तो आई ऑलवेज मोटिवेट इन a negative sense. Okay, so we were discussing about Magad as an empire, and in Magad में we were discussing about Mauryan dynasty. ठीक है, तो आज हम यही करेंगे। कल हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया था, आज हम इनके बारे में लिखेंगे। तो गिव द हेडिंग मौर्य एम्पायर, ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ओके, गिव द हेडिंग मौर्य एम्पायर 324 to 187 BCE. Again, I told you dates are not important. देखिए, मौर्य पीरियड इज अ रिमार्केबल पीरियड. Maurya period is a remarkable period of Indian history. Maurya period is a remarkable period of Indian history. Full stop. लिखिए, it not only marks the establishment of a first subcontinental empire. It marks not only the establishment of a first subcontinental empire, but also the development of innovative and comparatively stable governance strategies. Full stop. ठीक है, देखो अब इसका क्या मतलब है, सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है इतना समय? एशिया, ठीक है। तो एशिया को कहते हैं महाद्वीप। महाद्वीप का छोटा सा हिस्सा उपमहाद्वीप, तो उसको हम कहते हैं सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। यानी कि एशिया का एक छोटा सा हिस्सा विल बी टर्म्ड एज एशियन का एक छोटा सब कॉन्टिनेंट। तो एक होता है आपका रीजन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया अलग कंट्री है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलग एक रीजन है, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार ऑल्सो आर पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो कहते हैं कि पहले जो भी आपके एम्पायर बने वो कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट इंडिया में थे, लेकिन जो ये एम्पायर आपके बनना शुरू हुए ये आपके सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर थे, ठीक है, जिनके रिलेशन आपके इंडिया
और उसके नेबरिंग में भी थे आपके। और आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान पूरे के पूरा के ऊपर किसका कब्जा था? आपका मौर्यस का। ठीक है, एक चीज आपको और मैं बताता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर लहर चली तो वो पूरे इंडिया में जीत जाएंगे, लेकिन 2 स्टेट में हार जाएंगे। बताओ कौन कौन सी? और तमिलनाडु। पूरे जितनी मर्जी लहर चल जाए, मोदी पूरे भारत में जीत जाएंगे, लेकिन केरल तमिलनाडु में हार जाएंगे। और ये आपका बहुत पहले एक से चलता आ रहा है। नॉर्थ इंडिया के हर एक एम्पायर ने पूरा का पूरा इंडिया पेनिट्रेट कर दिया। ठीक है, आपके मुगलों ने, सल्तनत के रूलर्स ने पूरा पूरा इंडिया पेनिट्रेट कर दिया, बट कोई भी आपका साउथ में कंट्रोल नहीं कर पाया। और यही बात आपके मॉरियंस के साथ भी थी कि मॉरियंस ने भी पूरे साउथ इंडिया तक अपना रूल एक्सपेंड किया, लेकिन 2 स्टेट्स में कभी पेनिट्रेट नहीं कर पाए। कौन सी? केरला और तमिलनाडु। तो जब भी आपसे कोई पूछे ना कि किस राजा का एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, आप बोलना कि पूरा साउथ इंडिया था, लेकिन 2 स्टेट्स नहीं थी। कौन कौन सी? केरला तमिलनाडु। आंखें बंद करो बोल दो, क्योंकि आज तक किसी का राज हुआ ही नहीं, उनके अपने एम्पायर चल रहे हैं यहाँ पे। चोलास, ठीक है, चेरास, पांड्यास, ठीक है, फिर बाद में आपके और आएंगे, राष्ट्रकूतास आएंगे, विजयनगर आएंगे। नॉर्थ वाले पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। जो इनके लेवल की चीजें हैं वो कोई और नहीं कर सकता आपका। ठीक है, तो सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर था, श्रीलंका तक इनके रिलेशंस थे, लेकिन बीच के 2 स्टेट्स गायब थी। कौन कौन सी? केरला और तमिलनाडु। थोड़ा सा कर्नाटका का रीजन भी आप मान लो कि, और ये आंध्रा का मान लो, वो भी आपका इंडिया कंट्रोल में नहीं था। अदरवाइज पूरा का पूरा इंडियन के कंट्रोल में था। पहली बात तो ये कि सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर है। और दूसरी बात क्या? जो गवर्नेंस की स्ट्रेटेजी, आपको मैंने बताया ना कि पूरी पूरी किताब लिख दी गवर्नेंस के ऊपर। क्या नाम है उस किताब का? अर्थशास्त्र, है ना? वो भी अगर लिखी गई है तो अप्लाई भी करते ही होंगे उसको। तो यानी कि इतनी अच्छी इनोवेटिव टेक्निक्स है इसके अंदर। जैसे हम आज मंत्री रखते हैं, सपोज आज आपके देश का हेड कौन है? अगर हम रियल हेड की बात करें, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद होता है कि नहीं होता है, जिसको हम आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल। तो वहां पे भी राजा का मंत्रिमंडल हुआ करता था। ठीक है, जिसमें हर मंत्री की अपनी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। ठीक है, उस मंत्री के अंदर के नीचे आपके आईएएस अफसर हुआ करते थे। आज आईएएस अफसर है, उस समय अमत्या कहते थे। ठीक है, तो इतनी जरा इनोवेटिव टेक्निक्स थी आपकी। आज आपके ग्राम पंचायत होती हैं, वहां पे अभी ग्राम पंचायत पे नगर पंचायत होती है भारत में आज भी, उस समय अभी नगर पंचायत थी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इनोवेटिव तरीके से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई है। तो इस 2 कारणों से आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कीजिए, लिखिए लीविंग केरला कॉमा तमिलनाडु, लीविंग केरला कॉमा तमिलनाडु and some parts of northeast India, मोदी जी एक और जगह आ रहे हैं, कौन सा? नॉर्थ ईस्ट। हालांकि थोड़ी जगह बना ली है मोदी जी ने आज अपने लिए। वहां पे त्रिपुरा में बीजेपी का एमएलए एमपी है। ठीक है, असम में आपका बीजेपी का सीएम है। अरुणाचल में भी पूरी कोशिश जारी है, सिक्किम को तो पकड़ ही लेंगे ये लोग। तो एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द मौर्यस रूल्ड over the whole of Indian subcontinent. Done? बताइए डन? ओके, नेक्स्ट आप लिखिए for the first time in the history we have a number of sources at our disposal. मतलब पढ़ने के लिए हमारे पास, हमारे सामने n नंबर ऑफ सोर्सेज है। अभी इनकी लिस्ट बनाएंगे हम। सबसे पहले आप लिखिए अर्थशास्त्र। आपको मैंने कल यही तो पढ़ाया था। सबसे पहली सोर्स क्या है आपकी? अर्थशास्त्र। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपके आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, दैट इज अबाउट सोर्सेज। ठीक है, तो हम हर एक चैप्टर में सोर्सेज पक्का पढ़ेंगे। लिखने आपने अर्थशास्त्री। मेरे पास हुड हुआ करती थी, इसमें हम लिखते थे पीछे अर्थशास्त्री, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हुआ करती थी। हालांकि आता मुझे कुछ नहीं था, लेकिन हुड पहनने में मजा आता था। नेक्स्ट आप लिखिए बाय कौटिल्य। कौटिल्य के 3 और नाम थे, 2 और नाम थे, बताइए कौन कौन से? चाणक्य और विष्णुगुप्त। वेरी गुड, ठीक है।
लिखिए इन संस्कृत इट मीन्स, अर्थशास्त्र का मतलब है जो आपका, इन संस्कृत इट मीन्स द साइंस ऑफ material well-being, science of material, material, material well, wellbeing, material well-being, full stop. देखिए it is also called as the science of statecraft, it is also called as the science of statecraft, full stop, full stop. लिखिए the अर्थशास्त्र summarizes the political thoughts, राजनीतिक विचार, political thoughts of चाणक्य और विष्णुगुप्त, summarizes the political thoughts of चाणक्य और विष्णुगुप्त, who is often compared to an Italian रेनेसेंस कहते हैं इसको, एक मिनट बोल रहा हूं, इटालियन रेनांसे राइटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैंने क्वेश्चन देखा इसलिए लिखवा रहा हूं आपको, निकोलो मैकियावेली। देखो ये टर्म है ना आपकी रेनेसेंस, इसका मतलब होता है एक ऐसा पीरियड जब आप कोई नई सोच को प्रचलित करते हो। यहाँ के बैठ दो थोड़ा सा ना, मैं जानता हूँ आपके थोड़ा गलत हो गया ये, ठीक है, बट कैमरे में अगर मैं ना दिखूं तो इंटरेस्ट टूट जाता है। तो रेनेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है आपका हर समाज का, ठीक है, जब आपके समाज में नए पॉलिटिकल थॉट्स आते हैं। तो कहते हैं कि इसकी जो मॉडर्न रेनेसेंस की शुरुआत है वो कहाँ पे हुई थी, आपकी इटली में हुई थी, ठीक है, और वो किसने करी थी, आपकी निकोलो मैकियावेली ने। तो आपका इंडियन मैकियावेली कौन जाना जाता है, आपका चाणक्य, चाणक्य इज इंडिया मैकियावेली। देखो ये हमारी गलत प्रताड़ना है, हमें क्या कहें, हम कुछ नहीं कह सकते, जो पहले आया उसको बाद वाले के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी हिस्ट्री किसने लिखी, अंग्रेजों ने, हमने खुद ना लिखी, उन्होंने बोला अच्छा मैकियावेली जैसा बंदा इंडिया में भी है आपका, ठीक है। आप एक और बात सुना होगा, आपका एक राजा है बहुत महान राजा समुद्रगुप्त नाम का, उसने पूरा इंडिया जीता और जंग लड़के जीता, उसको खैरात में कुछ नहीं मिला, उसके पेरेंट्स ने कुछ नहीं दिया, उसने खुद पूरा भारत जीता, लेकिन उसको हम कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन से 1500 साल पहले था वो आपका, लेकिन नेपोलियन को उसके नाम से जानने के बजाय हम कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त नेपोलियन जैसा था, ठीक है। तो समझ गया आप, निकोलो मैकियावेली जो आपका इटालियन रेनेसांस था, आपका लीडर था, उससे कंपेयर किया जाता है किसको, कौटिल्य को, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है, बस यहाँ पे लिख दो, ही इज द ऑथर ऑफ द प्रिंस, ही इज द ऑथर ऑफ द प्रिंस, ये किताब का नाम है। जैसे इसी किताब आपकी अर्थशास्त्र है ना, द स्टेट ऑफ मटेरियल वेलबींग, उसी किताब की आपकी द प्रिंस।
किसका रूममेट है तुम्हें से? तेरा रूममेट है भाई? क्या आइटम है यार, ये एनडीए के लिए आया था पहले एक बार। ये और इसका कजन आए थे, खतरनाक बंदे हैं ये। हाँ जानते तू क्या जानते है इसको? नहीं मैं जानता हूँ इसको अच्छे से, इसी रूम में बैठते थे। तो मानोगे नहीं, मेरा पहला बैच था जब इनको पढ़ाया था ना, ये मेरा पहले बैच थे। और दो भाई आए, दोनों लड़ते थे क्लास में पीछे बैठे बैठे, एक दूसरे की टांग खींच रहा है, और ये रहते भी हमारे हॉस्टल में थे, तो इनकी तो हर एक हरकत पता है हमें। मस्त है फिर ये, मतलब एंटरटेन रखेगा क्लास को ये। कह रहा है अच्छा ठीक है, नहीं नहीं वैसे ठीक है, ठीक है। पता क्या होता है, एक एज होती है जब बंदा उस जोन में रहता है, अब धीरे धीरे बंदे में मैच्योरिटी आती है। अब ये 2 साल बाद आया तो हम होपफुल कि ठीक हो गया होगा। ठीक है, चलो चलो पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं बात करता हूँ इससे। ओके, तो समझ गए आप इसके बारे में। अब इसी में कौटिल्य के बारे में आप लिखिए, लिखिए दिस बुक वॉज लॉस्ट फॉर मैनी सेंचुरी। हाँ अर्थशास्त्र जो है ना आपका, देखिए दिस बुक वॉज लॉस्ट फॉर मैनी सेंचुरीज until a copy of it was rediscovered in 1905 until a copy of it was rediscovered in 1905 by R. श्यामा शास्त्री। मतलब हमें इतिहास में पता था कि एक बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, जो आपके कौटिल्य ने लिखी हुई है स्टेट पॉलिसी के बारे में, लेकिन वो किताब आपकी गायब हो चुकी थी, ठीक है। उसको रिडिस्कवर किसने किया? आपका आर रामा शास्त्री को ये किताब बाद में मिलती है आपकी, ठीक है। देखिए दिस बुक कंटेन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, this book contains detailed information regarding the topics that are relevant for rulers to run an effective government, that are relevant for rulers to run an effective government. डन, ठीक है। आप तुमने सुना होगा ना, इसमें बहुत खतरनाक कोट्स होते हैं आपकी, ठीक है। आज जो आपकी आज की विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं आपके जो बीजेपी के समय पे है, आपके समय, वो कहीं ना कहीं कौटिल्य से इंस्पायर्ड है, ठीक है। अब एक चीज आपने थोड़ा समझना है इस चीज को, कि इंडिया कहीं ना कहीं रेफ्यूजीज को लेकर ओपन नहीं है। इंडिया बहुत ओपन था रेफ्यूजीज को लेकर। रेफ्यूजी क्या होता है? शरणार्थी, ठीक है, जिसको उसके देश से भगा दिया जाता है और बाद में कहाँ जाते हैं आपके, वो किसी और कंट्री अपना घर बनाते हैं, ठीक है। कल आपकी क्लास में दिया था मैंने एग्जांपल बुद्धिस्ट का, कि बुद्धिस्ट कैसे एग्रेसिव हो गए थे, है ना। रोहिंग्या मुस्लिम्स नहीं दिया आप लोगों को? नहीं दिया ना। वैसे अगर हम बिलीव, मैंने कल किसी क्लास में दिया था एग्जाम्पल, आप सोच के देखो कि आपके जो मुस्लिम्स हैं, सॉरी आपके जो बुद्धिस्ट हैं, आपने कभी बुद्धिस्ट को एग्रेसिव देखा है? कभी भी आपने एग्रेसिव नहीं देखा होगा। बट आपको पता है कि अच्छा आपने कभी मुस्लिम्स को एग्रेसिव देखा है ना? देखा है ना? थोड़ा सा एग्रेसिव देखा होगा आपने, कि मतलब अपनी कंट्री में, मतलब जिसको हम कहते हैं ना जीनोसाइड काइंड ऑफ थिंग, या माइनॉरिटीज को मार देना, वो देखा होगा आपने। एक केस है आपका म्यांमार का। म्यांमार में एक कम्युनिटी आपकी रोहिंग्या मुस्लिम्स की, वो आज घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन घर उनको मिल नहीं रहा है कहीं पे भी। इंडियंस ने उनको घर दिया,
लेकिन इंडियंस ने भी दरवाजे बंद कर दिए। बांग्लादेश में भी उनका उत्पीड़न हो रहा है। पता उनको भगाया किसने? बुद्धिस्ट ने। इंडोनेशिया में, सॉरी म्यांमार में जो आपके बुद्धिस्ट थे, इनकी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की। मतलब आपने भी सुना होगा ना कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुस्लिम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना, प्रधानमंत्री मुस्लिम होगा, ये होगा, ऐसे बातें। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आपकी म्यांमार में आने वाली थी, जो वहां के लोग ऐसा बिलीव करते हैं। तो उन जो आपके बुद्धिस्ट लोग हुआ करते वो बहुत ज्यादा तंग आ रखे थे आपके मुस्लिम से, और उन्होंने इनको उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। ठीक है, और वो भाग के कहाँ आ गए? आपके इंडिया में। इंडिया ने भी रोहिंग्यास को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ठीक है, कुछ तो एक्सेप्ट किया, लेकिन कितना कर एक्सेप्ट करें हम रोहिंग्यास को? ठीक है, तो उस समय अभी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कौटिल्य कहता है कि हमें क्यों किसी शरणार्थी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कौटिल्य का ये मानना था कि आज जो आपके लिए शरणार्थी है वो कल आपके देश का नागरिक बनेगा। हाँ, कल आपके देश का वो नागरिक बनेगा। जो आपके देश का नागरिक बनेगा वो आपके देश के बाकी लोगों जैसे हक मांगेगा। जब उसको हक नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो वो प्रोटेस्ट करेगा, और अगर आप उसकी उत्पीड़ना करोगे तो बाकी वाले भी उसके साथ मिलकर सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे। तो कहते हैं कि आज जो आपकी छोटी सी प्रॉब्लम है बाद में बहुत बड़ी बन सकती है आपकी। तो मतलब इंडिया की हर एक पॉलिसी कहीं ना कहीं आपके इसके ऊपर होती है। एक और है शाम दाम दंड भेद, सुना होगा आप लोगों ने, दैट इज आल्सो गिवन बाय कौटिल्य। कि मतलब अगर आपका कोई साथी है, ठीक है, तो उसके अगर आपका कोई पड़ोसी है, आपको उसके साथ कैसे रिलेशनशिप रखने हैं, उसके लिए आप पे कौटिल्य ने 4 शब्द बोले, शाम दाम दंड भेद। ठीक है, श्याम क्या होता है? मित्र। ठीक है, कि अगर आपका कोई नेबर है, योर फर्स्ट अप्रोच शुड बी टू मेक हिम योर फ्रेंड, क्योंकि अ गुड फ्रेंड एज ए नेबर, इससे बड़े कोई चीज आपकी हो ही नहीं सकती। इंडिया बहुत लकी है, अनलकी है इस मामले में, बहुत अनलकी है। इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं वो सारे क्या कहते हैं उसको, कोई गाली देते तो बढ़िया रहेगा, वैसे से हैं। ठीक है, इवन बांग्लादेश, जिस कंट्री को बनाने में इंडिया का रोल था, वो इंडिया को तंग करता है। ठीक है, तो पहला अप्रोच क्या है? मित्रता। दूसरा है दाम, कि अगर कोई कंट्री आपका मित्र ना बने, लालच तो हर एक के मन में होता है, अब उसको पैसे से संभालो। तो इंडिया फर्स्ट अप्रोच वाज टू मेक एवरी कंट्री देयर फ्रेंड, बट जब वो फ्रेंड नहीं बनना चाहा, ठीक है, तो इंडिया ने क्या क्या दाम दिया। जैसे श्रीलंका को इंडिया लोन दे देता है और बोलता है कोई बात नहीं, इसको रुपए में मत वापस करना, डॉलर में मत वापस करना, इसको श्रीलंकन रुपये में वापस कर देना। इतना आप किसी के लिए नहीं करते। बांग्लादेश को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। अडानी इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन बांग्लादेश, अडानी पावर। ठीक है, देन योर नेपाल। इंडिया में जब आपका कोविड आया था तो इंडिया की सिर्फ 10% पॉपुलेशन को वैक्सीन लगी थी, लेकिन नेपाल आपका 100% वैक्सीनेट हो गया था आपका। और भूटान, फ्री में वैक्सीनेशन कहाँ से गई थी आपकी? इंडिया से गई थी। दाम है आपका ये तो दोस्त बन गए, लेकिन पाकिस्तान को जितना मर्जी दाम दे लो कोई फायदा नहीं है उसको। ठीक है, चाइना को तो दाम की जरूरत नहीं है, वो पैसे बहुत अमीर है, उल्टा हमें दाम दे देगा। ठीक है, तो जब सबसे पहले मित्रता करो, नहीं हुई तो पैसा, जब ये भी ना हो तो दंड, उसको नाराजगी दिखाओ। ठीक है, उसको गुस्सा दिखाओ, उसको दंड देने की कोशिश करो, उसका कुछ ना कुछ काम खराब कर दो। जब उससे भी ना माने तो फिर लड़ाई ही अंत है, उसको फिर भेद दो, मतलब खत्म कर दो। तो ये भी कौटिल्य की पॉलिसी है आपकी। ठीक है, कौटिल्य की और भी बहुत सारी नीति है, जैसे मेरे को एक याद आ रही थी कि कब किसका मर्डर कर देना चाहिए। कौटिल्य ओपनली स्पोक अबाउट मर्डर, कि मतलब कब आपको किसी का मर्डर कर देना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इतना ओपन इन चीजों के बारे में बात कर रखी है आपकी। ठीक है, मेरे पास भी है, लेकिन मैंने आज तक कभी पढ़ी नहीं है। पढ़ी है मेरे पास, लेकिन देखो मैं कहा ना कि मेरी हुड के ऊपर अर्थशास्त्र लिखा करता था, फिर मेरे को डिसरिस्पेक्ट फील हुई कि मैं अर्थशास्त्र, मेरे पास कौटिल्य की किताब नहीं है। मैंने खरीद ली, लेकिन मैं कभी पढ़ी नहीं आज तक। मेरे पास अभी भी पढ़ी हुई है, हिंदी में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसने हर चीजों के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, तो लिखिए, ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट controversial topics. He also talks about controversial topics such as assassinations. ठीक है, कब किसको मरवा देना चाहिए। इसने ये भी बोला हुआ है कि आपको किस आदमी से अपनी बात शेयर करनी चाहिए। ये बोलता है कि अगर आपका कोई मित्र है ना, मेल, तो उससे आप हर बात शेयर कर सकते हो, लेकिन अपनी बीवी से कोई बात शेयर मत करना। ठीक है, हाँ, ये तक मतलब इतनी ओपनली बात कर रखी है। मतलब इसने वही ना कुछ बातें ऑब्जर्व कर रखी हैं। कह रहा अगर बात गंभीर होगी ना, एक मर्द समझ जाएगा गंभीर है, आगे नहीं बतानी है। लेकिन
औरतें कहते हैं ये बात नहीं समझती हैं, तो उनसे आपने कभी भी, अगर आप एक स्टेट के ऑफिसर हो, यू शुड नेवर डिस्कस एनीथिंग विद योर वाइफ, ठीक है। आपको पता क्या होता है, इसका एक और कारण ये है कि मेल हर जगह बिजी रहता है, उसके पास बात करने के लिए बहुत कुछ होता है, फीमेल्स के पास बात करने के लिए कुछ होती नहीं है। तो अगर उसको एक छोटी सी बात ही बोलोगे ना, तो वो बात वो 10 जगह करेगी, क्योंकि उसका बोलने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी साइकोलॉजी रहती है लोगों की। तो इसने मतलब इन सब चीजों के बारे में बात करी थी आपने, ठीक है। इसने ये तक बता रखा है कि कब राजा को मार देना चाहिए, ठीक है, कि अगर आपका राजा ऐसा होता है तो प्रजा को प्रोटेस्ट करना चाहिए, जो इसने किया भी, किसके खिलाफ, धनानंद के खिलाफ, ठीक है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कभी मौका नहीं मिला पढ़ने का, ठीक है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जो लाइफ होती है उसमें जरूर, लेकिन तब काम नहीं आएगा। ओके, तो अर्थशास्त्र लिख लिया। दूसरा सोर्स आप लिखो इंडिका। सेकंड सोर्स, सेकंड बुक इज योर इंडिका। इंडिका वाज बाय, रिटन बाय मेगास्थेनिस, ठीक है। आपको जो मेगास्थेनिस है लिखिए, इसके बारे में लिखिए आप। देखिए, मेगास्थेनिस वाज अ ग्रीक एम्बेसडर, मेगास्थेनिस वाज अ ग्रीक एम्बेसडर who lived in the court, C-O-U-R-T, court of Chandragupta Maurya, who lived in the court of Chandragupta Maurya, sent by Seleucus Nicator, sent by Seleucus Nicator, डन, फुल स्टॉप, ठीक है। बस इतना लिखना और कुछ नहीं लिखना है इसके बारे में। अब अगली सोर्स आप लिखोगे मुद्रा राक्षसा। नेक्स्ट सोर्स यू विल राइट अबाउट ये किसने लिखी है, विशाखा दत्त ने। मुद्रा राक्षसा बाय विशाखा दत्त, ठीक है। लिखिए, रिटन इन 5th सेंचुरी। देखो ये आप पे कब लिखी गई है, इनके इतिहास के 600 साल बाद, ठीक है, बाद में लिखी गई है आपकी ये। रिटन बाय मुद्रा राक्षसा इन 5th century. It is a historical drama. It is a historical drama describing the clever tactics, of Chanakya against the enemies of Chandragupta. Against the enemies of Chandragupta. Okay. I'll ask you one question. ये वो क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस नहीं किया है, बट आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। इफ आई से अ स्टेटमेंट, सिंपल मैं स्टेटमेंट कहूंगा, आपने बोला कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। माय स्टेटमेंट इज कि आपका जो इंडिका है, इंडिका टॉक्स ग्रेटली अबाउट द अचीवमेंट्स एंड एक्सपेंशन डन बाय अशोका। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। मैं कह रहा हूं कि आपकी जो इंडिका है, इंडिका बाय मेगास्थेनिस टॉक्स ग्रेटली अबाउट द अचीवमेंट एंड एक्सपेंशंस डन बाय अशोका। ट्रू और फॉल्स? सोचो और बताओ। फॉल्स या ट्रू? फॉल्स, ठीक है। ये फॉल्स होने चाहिए, मैंने कभी डिस्कस नहीं किया आपसे ये, लेकिन आप सोचो कि आपका जो मेगास्थेनिस है वो किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त की तीसरी पीढ़ी कौन सी है? अशोका। तो तीसरी पीढ़ी की अचीवमेंट के बारे में कैसे बात कर सकता है? ठीक है। ऑफन इन एग्जाम्स यू विल गेट स्टेटमेंट लाइक दिस एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मतलब आई विल टेल यू कि मतलब आपको इसका आंसर ये टिक करना है, ठीक है। हिस्ट्री में काफी चीजें आपकी हो सकती है कॉमन सेंस से। आपको मैं यहाँ पे एक चीज बोल रहा हूँ कि आपने डेट्स याद नहीं करनी है, लेकिन देयर इज वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ऑर्डर, क्रोनोलॉजी। हमेशा कहते हैं ना क्रोनोलॉजी, वो क्रोनोलॉजी करनी है रिलेटेड आपने, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना क्रोनोलॉजी के आप हिस्ट्री नहीं कर पाओगे।
इन हिस्ट्री, इन CDS एंड CAPS स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, सिविल सर्विस की बात भी नहीं कर रहा हूं। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, और आपको सपोज कोई क्वेश्चन लिख दिया XYZ, बाद में आपको लिखा 1 2 3 और 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इवन इफ यू आर अ टीचर ऑफ हिस्ट्री, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप चारों टर्म्स आपको पता होंगी, कभी भी नहीं पता होंगी आपको, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि 2 इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप चेक करोगे, एक ऑप्शन 1 एंड 2 है, एक ऑप्शन 2 एंड 3 है, और एक ऑप्शन है आपका 1 ओनली, एक ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। जब आपको पता है कि 2 नहीं है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कभी कभी तो आपका आंसर ऐसे आ जाता है। यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कि आपका जो आंसर है वो पहली बार में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको ना मैंने नाम दिया है आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। इफ यू कैन मास्टर दिस आर्ट, ठीक है, आप पेपर से कभी घबराओगे नहीं, कभी नहीं घबराओगे पेपर से। अगर आपको लग रहा है ना आप क्वेश्चन पढ़ोगे और ये स्टेटमेंट तो पता ही नहीं है भाई साहब, ठीक है, ये जो आपको मैंने बोला ना, ये सबसे इजी एलिमिनेशन है। ठीक है, मुश्किल क्या होती है अगर यहाँ पे होता 1 एंड 3 और यहाँ पे होता 1 ओनली। ठीक है, तब आपको कोई और स्टेटमेंट पता होनी पड़ेगी, तो तब जाके थोड़ा मुश्किल बनता है। लेकिन आई एम गारंटिंग यू, ठीक है, कि अगर आपने पूरी हिस्ट्री आपको जो मैं पढ़ाऊंगा आपको याद रहेगी ना, आप डेफिनेटली इस स्टेज तक पहुंच जाओगे, डेफिनेटली स्टेज तक पहुंच जाओगे। मैं भी आपको यह श्योरिटी नहीं दे सकता कि मैं आपको जो बताऊंगा वो पेपर में स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा ही आएगा, मैं क्या संदीपन सर भी नहीं दे पाएंगे इसकी श्योरिटी तो। ठीक है, तो ये जो चीज है आपकी, मान के चलो कि आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, यहाँ पढ़ा हुआ, लेकिन इसके आगे के लिए थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आप 3 ही कट कर दो, लेकिन आप 2 कट कर पाओगे, इतनी छोटी आपको मैं दूंगा। जो आपके मॉक टेस्ट होंगे ना, आप मॉक टेस्ट में अगर आपको आंसर पता भी है ना, सीधा टिक मत मारो कभी भी, आप हमेशा ही एलिमिनेट करो, फिर आप इस आर्ट को सीख जाओगे। ये चीज आपकी ज्योग्राफी में बहुत काम आएगी आपके लिए, देखना। ज्योग्राफी हो गया और हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी और हिस्ट्री इतनी डिफिकल्ट आती है आपकी, ठीक है, लेकिन उसको ईजी कैसे कर सकते हैं अगर हमें एलिमिनेट करना आ गया। ठीक है, तो आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे, तो उसमें इस चीज को प्रैक्टिस करना। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, ठीक है, पहले प्रैक्टिस के लिए दूंगा, फिर टेस्ट लूंगा उसका। अभी मैंने इनको एक पेपर दिया हुआ है आपके बगल वाले बैच को, 100 क्वेश्चन है, 4 दिन हो गए, 1 ईयर तक इनसे हिस्ट्री का है फुल लेंथ, 100 क्वेश्चन दिए हैं, अब तक हुआ नहीं है इनसे। मैंने कहा कि जब तक 100 के 100 करके नहीं लाओगे तब तक आंसर की नहीं दूंगा। ठीक है, 4 दिन हो गए हैं, लगे हुए हैं और मिलके कर रहे हैं, ऐसा नहीं मिलके कर रहे हैं, लेकिन अगर ये एलिमिनेट करेंगे ना तो 90 बताने तक पहुंच जाएंगे। 4-5 का तो किसी को भी नहीं पता होता। अगला लिखिए, प्रशिष्ट पर्वन एक किताब है आपकी, प्रशिष्ट पर्वन। प्रशिष्ट पर्वन एक किताब है आपकी जो लिखी है आपकी हेमचंद्र ने। प्रशिष्ट पर्वन इज अ बुक रिटन बाय हेमचंद्र। और आपको पता है ना चंद्रगुप्त मौर्य क्या था आपका, जैन था। तो दिस बुक डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड जैनिज्म। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रशिष्ट पर्वन बाय हेमचंद्र इज करेक्ट, तो उसमें आपका एक स्टेटमेंट क्या होगी, इट टॉक्स ग्रेटली अबाउट अशोका। आपको पता है कि नहीं है आपका वो, ठीक है। या दूसरी स्टेटमेंट आ गई आपकी, इट्स अ बुक टॉक्स ग्रेटली अबाउट दी बुद्धिज्म, वो भी अभी गलत है। तो अगर आप ऐसे चीजों को याद रख पाओगे तो आप बहुत सारी चीजों का एलिमिनेट कर सकते हो। गॉट इट। अगली किताब आप लिखिए कदाम्बड़ी, कदाम्बड़ी बाय बाना भट्ट। आप देखते हो उसको, हर्ष बेनीवाल को, है तो ऐसा कदम्बड़ी, बेस्ट कैरेक्टर जो उसने बनाया आज तक वो कदम्बड़ी है, बाना भट्ट। ये भी आपकी बाद की किताब है आपकी, जितना पुरानी आपकी मुद्रा राक्षस है ना, ये भी उतनी पुरानी किताब है आपकी। अगला आप लिखिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट यू राइट डाउन बुद्धिस्ट टेक्स्ट सच एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट सच एज महावंसा, सच एज महावंसा, MAHAVAMSA, मिलिंदा पन्हो, ठीक है,
and your Mahabhashya. ठीक है, फिर लिखिए अशोका वंदना, दीपावंसा, और एक लिखोगे दिव्य वंदना। देखो आपको ना इसमें एक और ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ट्रिक क्या है, नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है आपकी। अगर आपकी किसी भी किताब के एंड में वंसा या वंदना आ रहा है तो इट्स अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, वंदना आ रहा है, वंसा आ रहा है, तो इट विल बी अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, और आपसे जरा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछते किस किताब में क्या लिखा गया है आपका, वो ये पूछते हैं कि फॉलोइंग इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो आपको लग गया था अगर वंदना और वंसा आ रहा है तो क्या है आपका, वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर लिटिल बिट ऑफ थिंग्स। डन यहां तक? ठीक है, अब हमने लिख ली यहाँ पे सोर्सेस। अब हम लिखेंगे मौर्यन डायनेस्टीज के बारे में। मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, जो परिवार है आपके मौर्य। पहला रूलर कौन है आपका मौर्य का? इट्स फाउंडर हुम? चंद्रगुप्त। ओए चंद्रगुप्त, तो आप हेडिंग लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य। पहले आप लिखिए मौर्यन डायनेस्टी, फिर आप पहली हेडिंग लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहला पॉइंट तो आपको पता ही है सीजीएम के बारे में। लिखिए फाउंडेड द मौर्यन डायनेस्टी, फाउंडेड द मौर्यन डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। वेरी गुड, विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। लिखिए he was called Sandrocotus. He was called as Sandrocotus in Greek text. आपको मैंने कहा था कि इंडिया और आपका जो यूरोप है उसका कॉन्टैक्ट बहुत पुराना है। आपका अलेक्जेंडर कहाँ से आया था? यूरोप से आया था। ठीक है, और जब वो आया था वो यहाँ का राजा कौन था उस समय? जब अलेक्जेंडर आपका इन्वेड करने के लिए आया था तो आपका मगध का राजा कौन था? धनानंद। उसका नाम क्या बताया था आपको? एग्रेन्स। ठीक है, सेंड्रेन्स, है ना, ये नाम बताया था ना। तो वैसे ही आपका चंद्रगुप्त का नाम क्या है आपका ग्रीक टेक्स्ट में? सेंड्रोकोटस। ठीक है, और लिखिए इट वाज आइडेंटिफाइड बाय विलियम जॉन्स। इट वाज आइडेंटिफाइड बाय विलियम जॉन्स। विलियम जॉन्स ने ये रिलेशनशिप जो है आपका वो एस्टेब्लिश किया था। जो विलियम जॉन्स है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आदमी है, क्योंकि आपका जब अंग्रेजों ने पहला कोई स्टेप लिया था इंडिया को स्टडी करने के लिए तो उन्होंने एक संस्था की स्थापना करी थी। उसका नाम क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आपकी पहली कैपिटल क्या थी अंग्रेजों की इंडिया में? कलकत्ता। कलकत्ता कहाँ पड़ती थी? बंगाल में। तो आपके जो अंग्रेज जो थे जिनमें से आपका एक विलियम जॉन्स था, उसने इस संस्था की स्थापना करी थी और उन्होंने इंडिया को स्टडी करने की कोशिश की थी। ठीक है, इंडिया की हिस्ट्री को स्टडी करने की कोशिश की थी और उसने रिलेशनशिप ढूंढे थे इंडियन और ग्रीक हिस्ट्री में। तो जितने भी आपके राजाओं के नाम आ रहे हैं ना यहाँ पे कि ग्रीस में ये कहा करते थे, वो सब किसका आइडेंटिफाई किया हुआ है आपका? विलियम जॉन्स का। डन। लिखिए लिखिए he had a conflict with, यहाँ लिखा हुआ है ना आपका Seleucus Nicator। he had a conflict with Seleucus Nicator, one of the generals of Alexander, one of the generals of Alexander, one of the generals of Alexander। देखिए he defeated him in around 300 BCE, 300 BCE, full stop।
लिखिए सेलुकस आफ्टर पीस sent an ambassador. Seleucus after peace sent an ambassador to, बताओ, मोरियन कोर्ट, नाम क्या था? मेगास्थीनिस। मोरियन कोर्ट मेगास्थीनिस। क्या लिखा, कौन सी किताब लिखी मेगास्थीनिस ने? इंडिका। देखो ये है आपके सबसे इजी क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के, ये कभी गलत नहीं करना, ठीक है। जैसे आपको मैंने एक रूल बताया ना कंपटीशन का, आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। दूसरा रूल है कि नेवर डू इजी क्वेश्चन रॉन्ग। इफ यू विल डू इजी क्वेश्चन रॉन्ग देन यू आर आउट ऑफ कंपटीशन, ठीक है। मेगास्थेनिस, उसका नाम क्या था? मेगास्थेनिस। स्टॉप। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट and traditions, Chandragupta adopted Jainism. Chandragupta adopted Jainism and went to the hills of Shravana Belagola. Went to the hills of Shravana Belagola. कहाँ पे आपका ये? मैसूर, ओए मध्य प्रदेश नहीं, ये कर्नाटका, कर्नाटका। along with जैन मॉन्क। आया कुछ नाम याद? भूल गए थोड़ा सा। भद्रबहु, ठीक है। आपको मैंने कल बताया था ना कि आपका फेमाइन आई थी, उस फेमाइन के चलते आपका जो जैन थे आपके, वो भिक्षा नहीं मांग पाते थे, तो वो साउथ में मूव कर गए थे। तो इसने भी अपना जो एम्पायर था अपने बेटे को दे दिया, इसका नाम था बिंदुसारा। बिंदुसारा को इसने अपना एम्पायर दिया और उसके बाद इसने भी त्याग कर दिया और भद्रबहु को फॉलो करके कहाँ चले गए आपके ये? श्रवणा बेलागोला। भद्रबहु के साथ आप लिख सकते हो लीडर ऑफ दिगंबरास, लीडर ऑफ दिगंबरास। Yes, Digambras and Shvetambras are two different sections of Jainism. आपके दो गुट हैं आपके जैनिज्म के। Done. फिर आप लिखिए there he performed सलेखना। एक सेकंड, हाँ जी। श्वेत, श्वेत का मतलब क्या था? व्हाइट। श्वेत वो जो आपके सफेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबरास जो आपके नेकेड रहते हैं। जो कपड़े पहन रहे हैं और जो कपड़े नहीं पहन रहे हैं, इनमें क्या फर्क होगा डिसिप्लिन का? तो तेरा डिसिप्लिन कौन है आपके? दिगंबरास। दिगंबर मुनि बनना बहुत मुश्किल है। श्वेतांबर तो आपको आज भी दिखते हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक स्पीच वायरल हो रही है आपकी, एक जैन मुनि की व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए है ना, देखो आपने, तो श्वेतांबर है वो आपके, उन्होंने व्हाइट कपड़े पहने, मास्क ही पहना हुआ है, वो है। कुछ होते हैं आपके दिगंबरास जो बिल्कुल ही कपड़े का त्याग कर देते हैं आपका, और वही है जो दो चीजें रखते हैं अपने पास, एक मग, एक पंख और एक मग, आपको मैंने कल बताया था, ठीक है। डंडा, डंडा पता नहीं। अच्छा, दिगंबरास की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि दो चीजें नेसेसरी है, एक बस मोर का पंख साफ करने के लिए और दूसरा वो मग चाहिए परफॉर्म करने के लिए। जब फौजियों को जंगल में भेजते तो उनके पास भी एक मग होता है, उसी में खाते हैं, उसी में बाकी काम करते हैं, ठीक है। लिख लिया सलेखना, लिख लिया आपने, वेयर ही परफॉर्म सलेखना। इसमें आप लिखिए डेथ बाय स्टारवेशन, डेथ बाय स्टारवेशन, ओके। अब लिखेंगे हम इसके अगले रूलर के बारे में जिसका नाम है बिंदुसारा। तो नाउ गिव द हेडिंग बिंदुसारा। बिंदुसारा इज एक्चुअली अ एक्सपेंशनिस्ट, इंपीरियलिस्ट, कुछ भी बड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हो, साम्राज्यवादी आदमी है आपका ये बिंदुसारा। कहते हैं कि जितने भी आपकी जमीन है बिटवीन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ऑल ऑफ द लैंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ बिंदुसारा। लिखिए बिंदुसारा की हेडिंग दो, और टाइम पीरियड रहना तो उसका लिखना। लिखिए
Greek writers address him as Amitroshets. Mitroshets, इसका मतलब है आपका डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स. फोर्स क्या होता है आपका? दुश्मन. डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज. refers to him as Amitroshets and destroyer of enemies. Full stop. लिखिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट refers to him as अमित्र घाट, जिसका भी सेम मतलब है. यानी कि अगर आपने इससे दुश्मनी करी तो आप बचोगे नहीं. ये एक परसेप्शन है इसके बारे में, इसलिए मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया इसके लिए? ही इज ऑल्सो अ एक्सपेंशनिस्ट. ठीक है, फुल स्टॉप. लिखिए ही इज बिलीव्ड टू हैव कॉन्कर्ड द लैंड बिटवीन टू सीज. he is believed to have conquered the land between two seas. आपको पता है कि इंडिया के दो साइड में दो सीज कौन कौन सी आती हैं आपकी? इस तरफ आती है आपकी अरेबियन सी, इस तरफ आती है आपकी बे ऑफ बंगाल. गॉट इट? लिखिए नेक्स्ट आप लिखिए Greek sources also mentions that he had diplomatic relations with Western kings. हम बेसिकली ग्रीक किंग्स की बात कर रहे हैं, जो आपके सऊदी अरब वगैरह जो आपका रीजन है, आपको जो अरेबियन रीजन है, कह रहे वहां के राजाओं के साथ भी इसके रिलेशन हुआ करते थे. He had diplomatic relations with Western kings. लिखिए फॉर एग्जाम्पल एंटियोचस. लिखिए सीरियन किंग, जब आपका वो नहीं हुआ, आपकी अर्थक्वेक हुआ है आपका सीरिया, तो आप लिखोगे सीरियन किंग सेंट हिज एम्बेसडर डिमैकस. Antiochus, which is a Syrian king, sent his ambassador Dimachus to Bindusara's court. तो जैसे आपका मेगास्थनीस एक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त के कोर्ट में, तो वैसे आपका डिमैकस एक एम्बेसडर था इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा. ठीक है, डन. लिखिए he is believed to have joined दी अजीविका सेक्ट. देखो जैसे उस समय आपका धर्म के नाम के ऊपर बहुत विद्रोह हो रहे थे. विद्रोह मतलब रिबेलियन, कि आपका वैदिक धर्म हुआ करता था, उसको छोड़ के लोग बुद्धिज्म ज्वाइन कर रहे थे, आपका जैनिज्म ज्वाइन कर रहे थे, अलग अलग ऑप्शन निकल के आए थे लोगों के लिए. तो वैसे आपका एक और सेक्शन था जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ इंडिया में, लेकिन उस समय था. तो आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने किसको अपनाया? जैनिज्म को. अशोका ने किसको अपनाया? हमें पता ही है, बुद्धिज्म को. तो वैसे ही आपका बिंदुसारा ने किसको अपनाया? ना जैनिज्म ना बुद्धिज्म बल्कि अजीविका. तो क्वेश्चन आ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर वाज अ प्रमोटर ऑफ अजीविका? द आंसर विल बी बिंदुसारा. ठीक है, अब इसका बेटा ही एक्चुअल में इसकी मेन पहचान है. ठीक है, ही इज बेसिकली नॉन बिकॉज ऑफ हिज फादर. ऐसे तो इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है बुद्धिज्म के साथ, लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना आपका एक दिव्य वंदना, मैंने यहाँ नाम लिखा था. ठीक है, उस दिव्य वंदना में इसके बारे में 2-3 लाइनें लिखी गई हैं. ठीक है, वो लाइनें एक्चुअल में इसके बारे में नहीं है, वो लाइनें हैं इसके बेटे के बारे में, लेकिन जब बेटे की बात आता है फादर का नाम भी आता है. तो दिव्य वंदना में कहा गया है कि इसके दौरान, इसके राज के दौरान, इसके एक बहुत बड़े प्रोविंस जिसको हम उज्जैन कहते हैं, उज्जैनी में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था. उसको शांत किसने किया था? आपका अशोका ने. ठीक है, तो ये लाइन लिख लेते हैं. लिखिए इन दिव्य वंदना there is a mention
of his son Ashoka, there is a mention of his son Ashoka, who controlled a rebellion at Takshila. ठीक है, who controlled a rebellion at Takshila. उज्जैन मैंने इसलिए बोला क्योंकि उज्जैन का बेसिकली कमांडर आपका कौन हुआ करता था? अशोका. अशोका वाज कमांडर ऑफ उज्जैन, तो उसने एक उज्जैन में भी आपका एक रिबेलियन शांत किया था, और तक्षशिला का वो आपका कमांडर नहीं था. तक्षशिला में उसने अपने फादर के कहने के ऊपर एक रिबेलियन शांत किया था. ठीक है, और इसीलिए काफी लोग बिलीव करते थे कि आपका जो अशोका है वही आपका एक्चुअल में क्या बनना चाहिए? रूलर बनना चाहिए. लेकिन जब अशोका को रूलर नहीं बनने दिया, तो आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कहानी है कि अशोका के 100 और भाई हुआ करते थे. ठीक है, राजा के बहुत सारी वाइफ्स हुआ करती थी, तो कहते हैं इसके और भाई हुआ करते थे. तो अशोका किल्ड हिज 99 ब्रदर्स. ठीक है, सच्चाई नहीं है ये. अशोका किल्ड हिज 99 ब्रदर्स, और उसने सिर्फ एक अपना भाई छोड़ा जिसका नाम था तीसा. तीसा छोटा था, तीसा को नहीं मारा, उसके अलावा अपने 99 भाइयों को मारा, और उसके बाद जाके वो राजा बना आपका. ठीक है, तो अगर हम कहते हैं अशोका द ग्रेट, इट इज नॉट बिकॉज ही किल्ड हिज ब्रदर्स, और नॉट बिकॉज ही किल्ड 5 million people in Takshila, only because he regretted all that and turned to a good path. ठीक है, तो जो अशोका है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ तक आपका डन है, बिंदुसारा तक. अशोका इज अ लॉन्ग टॉपिक, अगर कल भी हो गया तो अचीवमेंट है. अशोका लंबा टॉपिक है आपका एक. ठीक है, अशोका के पिलर्स हैं, हर एक पिलर के बारे में पढ़ना जरूरी है. एंशिएंट मैथ थोड़ी लेंदी है, कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, जो है वो है. आकृति को डाउट? No, sir. ओके.